So we are continuing case law on reassessment of income, which is also called as reopening of assessment. So next one is your Godrej Industries Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax 2015. So in this case law, so reassessment notice was issued under section 148, but later on, before doing reassessment, means after issue notice, and later on amendment made with retrospective effect on a different ground. आपने नोटिस इशू कर दिया है असेसिंग ऑफिसर ने, पर अभी रीअसेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, उससे पहले एक अमेंडमेंट हो गई है लॉ में, और वो हो रही है विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन ए डिफरेंट ग्राउंड. नाउ असेसिंग ऑफिसर सेज दैट कि जो आपने नोटिस इशू किया है रीअसेसमेंट के लिए, तो उसी के थ्रू जो डिफरेंट ग्राउंड अब आपका इफेक्टिव हो गया है पुरानी डेट से, तो उसकी भी हम रीअसेसमेंट करना चाहते हैं. तो क्वेश्चन है कि वैगर की अलाउड, क्योंकि आपने जो नोटिस इशू किया है वो है डिफरेंट ग्राउंड के ऊपर, और जो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो रही है वो किसी डिफरेंट ग्राउंड होता है रीजन, वो किसी डिफरेंट रीजन के लिए हो रही है. which means it is held that all the notice which is not valid, तो वो वैलिड नहीं है आपका फॉर रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट फॉर डिफरेंट ग्राउंड. उसमें ये जो रीअसेसमेंट नोटिस आपने इशू किया है जिस रीजन के लिए किया है, रीअसेसमेंट कभी होती है जब स्केपमेंट होती है इनकम की, तो जिस रीजन के कारण इनकम एस्केप हुई है उसके लिए आपने नोटिस इशू किया होगा, तो उसी की रीअसेसमेंट हो सकती है. अब जो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुई है लॉ के कारण डिफरेंट ग्राउंड, उसकी यदि आपने रीअसेसमेंट करनी है तो उसके लिए आपको एक नया नोटिस इशू करना पड़ेगा. पुराना नोटिस जो है वो आपका वैलिड नहीं है. This was decided in this case law. The next one is Aventis Pharma Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax 2010. उसमें क्या हम रीअसेसमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन, तो क्या वो वैलिड होती है? तो हमारा बेसिक रूल यही होता है, इट इज नॉट वैलिड. रीअसेसमेंट ऑन बेसिस ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन इज नॉट वैलिड. रीअसेसमेंट कभी होती है इज अलाउड ओनली इफ देयर इज एस्केपमेंट ऑफ इनकम. अब चेंज ऑफ ओपिनियन क्या होता है? सपोज चलो असेसी ने इनकम डिस्क्लोज कर दी, इनकम असेसी ने डिस्क्लोज कर दी है एज सपोज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट लेटर ऑन असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू ट्रीट इट एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इनकम को आपने डिस्क्लोज कर दिया है, तो इनकम में कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इट मीन्स तो इस केस में री ओपनिंग नहीं होगी, रीअसेसमेंट नहीं होगी. तो सिर्फ जब चेंज ऑफ ओपिनियन है, तो पहले असेसिंग ऑफिसर को लगा था ठीक है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, बट नाउ ही थिंक्स इट इज लॉन्ग टर्म. या कोई ऐसे हो सकता है आपने इनकम पहले यूं कर ली बिजनेस इनकम, राइट, नाउ असेसिंग ऑफिसर एज्यूम इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसको एक चेंज ऑफ ओपिनियन. तो इसमें एस्केपमेंट नहीं है, क्योंकि जो असेसी है उसने अपने रिटर्न में इनकम प्रॉपरली डिस्क्लोज की है, पर ये हो सकता है उसका हैक जो है वो चेंज हो गया है, उसमें रीअसेसमेंट इज नॉट एप्लीकेबल. सिमिलर इसी तरीके का एक और केस लॉ है एसीआईसी वर्सेज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 2012. इसमें एसएससी ने शो किया था अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में लॉस इन डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. तो एसएससी जो है वो एक स्टॉक ब्रोकर है, वो डील करता है सिक्योरिटीज में. सिक्योरिटीज होती है शेयर एंड डिवेंचर्स ऑफ कंपनी, और उसका लॉस उसने शो कर दिया एज ए बिजनेस लॉस. तो असेसमेंट उसकी कंप्लीट हो गई है, but later on assessing officer reopens assessment and treats the loss as speculative. असेसिंग ऑफिसर को बाद में पता लगता है कि ये जो लॉस मैंने यूं किया था बिजनेस का है, वो स्पेकुलेटिव टाइप का है, जिस नॉट फ्रॉम बिजनेस है, और वो रीअसेसमेंट रीओपन कर रखा है. तो क्या ये वैलिड है? रीअसेसमेंट नॉट अलाउड फॉर चेंज ऑफ ओपिनियन. यहाँ भी वही केस है कि आपका ओपिनियन चेंज हो रहा है. असेसिंग ने तो इनकम शो की थी अपनी एज ए बिजनेस इनकम, उसी टाइम असेसिंग ऑफिसर को देखना चाहिए था कि ये बिजनेस नहीं है बल्कि स्पेकुलेटिव बिजनेस है. तो जब एक बार असेसमेंट हो गई है, इनकम आपने शो कर दी है प्रॉपरली, ठीक है, तो उसके बाद जब असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन चेंज होता है, उसकी रीअसेसमेंट अलाउड नहीं है. इट मीन्स देयर इज नो स्टेटमेंट ऑफ इनकम, तो हेंस रीअसेसमेंट इज नॉट अलाउड. नेक्स्ट केस लॉ इज ओवर सीआईपी वर्सेस महक इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड 2014. and similar case law is N. Govind Raju versus ITO 2015. So in this case, what happened?
नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशूड फॉर सर्टेन इशूड, तो कुछ रीजन है, सर्टेन इशूड मीन्स रीजन, उसके बेस पर आपने नोटिस इशू किया फॉर रीअसेसमेंट के लिए, बट रीअसेसमेंट डन ऑन बेसिस ऑफ फ्रेश इशू। क्योंकि जब असेसिंग ऑफिसर रीअसेसमेंट कर रहा था उसको कुछ नए रीजन्स मिल गए, फ्रेश इशू जिसे हम कहते हैं, तो क्या उसके बेस पर रीअसेसमेंट अलाउड है? रीअसेसमेंट का बेसिक पर्पज है कि कोई इनकम एस्केप तो नहीं हो गई है, तो असेसिंग ऑफिसर में मेक एडिशंस फॉर इनकम एस्केप। यस, असेसिंग ऑफिसर कोई भी एडिशन कर सकता है, जो भी फैक्ट्स उसको पता लगते हैं जब वो रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग फाइनलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्रेश इशूज भी कंसीडर हो सकते हैं और रीअसेसमेंट के लिए। और यदि आपने नोटिस इशू किया था किसी और इशू के लिए, तो स्टिल रीअसेसमेंट की अलाउड है, जो उसको पता लगते हैं वाइल डूइंग रीअसेसमेंट। देखो, एंड इट मींस रीअसेसमेंट इज अलाउड एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एस्केपमेंट ऑफ इनकम। और अभी हमने पीछे जो लॉ किया था, जब रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होती है लॉ की, उससे जो नए इशू आते हैं उसके लिए पुराना नोटिस आपका वैलिड नहीं है। रीअसेसमेंट हो सकती है उसमें, पर आपको नया नोटिस इशू करना पड़ेगा। इसमें रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं है, असेसिंग ऑफिसर को ही कुछ नए इशू पता लगते हैं। अगर केस होगी CIP वर्सेस घरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी 2011, इसमें कहा कि वैल्यूएशन रिपोर्ट आई है, जैसे कोई प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हम रेफर करते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर को अंडर सेक्शन 142A में, तो क्या वो ग्राउंड है, क्या वो आपका रीजन बन सकता है फॉर रीओपनिंग असेसमेंट? तो इट मीन्स कि आपने असेसमेंट कर दी है, ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू असेसी ने डिक्लेयर करी थी, और आपने रेफर कर दी उसकी वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर की। जब एक बार असेसमेंट हो गई है, अब बाद में वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है, तो क्या वो स्टेटमेंट ऑफ इनकम मानी जाएगी? नहीं, इट इज ओनली एन इंफॉर्मेशन है आपकी। वैल्यूएशन रिपोर्ट जो आएगी वो एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, देयर इज नो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड रीअसेसमेंट नोट अलाउड। ये सिर्फ हम कहते हैं ओपिनियन है वैल्यूएशन ऑफिसर का कि इतनी वैल्यू बनती है, या तो असेसिंग ऑफिसर को वेट करना चाहिए था, वो असेसमेंट ही ना करके जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। जब आपने कर दी है तो उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी गेट इज नो के स्टेटमेंट ऑफ इनकम। वैसे इसी से मिलता जुलता केस लॉ है एक, IQ वर्सेस शिव शक्ति बिग होम 2011 में। इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी प्रॉपर्टी की ज़्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी से। मीन्स आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है या परचेज करी है, उसके बेस पर आपकी असेसमेंट हो गई, असेसमेंट डन ऑन बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन ऑन असेसिंग ऑफिसर कम्स टू नो दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, उसके हिसाब से अब उसकी इनकम ज़्यादा बनती है असेसी की। तो क्या रीअसेसमेंट अलाउड है? रीअसेसमेंट इज नॉट अलाउड ऑन बेसिस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में भी असेसी ने तो अपनी वैल्यू शो कर दी थी रिटर्न में, उसके बेस पर आपने असेसमेंट कर दी है, तो देयर इज नो स्टेटमेंट ऑफ इनकम, तो उसकी कोई चोरी नहीं मानी जाएगी, कोई स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी, तो इट इज नॉट स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड रीअसेसमेंट इज नॉट अलाउड। तो बेसिक पर्पज ये होता है रीअसेसमेंट में, असेसिंग ऑफिसर ने कोई इनकम अपनी छुपाई है जो आपने नहीं दिखाई रिटर्न में, एस्केप की है, तभी रीअसेसमेंट हो सकती है। जब रीजन जेन्युइन होते हैं असेसी के, तब कोई रीअसेसमेंट नहीं होगी। तो नेक्स्ट बनेगी CIT वर्सी PP इंजीनियरिंग वर्क 2014। So in this case, objective is validity of notice issued under section 148 after lapse of time limit under section 149। तो उसमें यदि आप नोटिस इशू करके हैं अंडर सेक्शन 148 में, जब आपका टाइम लिमिट ओवर हो गई है, नॉर्मल टाइम लिमिट 4 ईयर्स है या फिर 6 ईयर है, तो उसके बाद आपने नोटिस इशू किया है, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? उसमें था कि सेक्शन 150 में ये मेंशन किया गया है कि रीअसेसमेंट कैन बी डन फॉर ऑर्डर्स पास अंडर सेक्शन 250, 254, 268, 262, 63, 64। सिर्फ यही ऑर्डर्स जो पास हो गए हैं, तो ये था अपील के अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया है, किसी अगेंस्ट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ये CIT ने रिवीजन कर दी है, ये SSC ने खुद अपना ऑर्डर रिवाइज करवाया है, तो उसके अगेंस्ट यदि आपकी रीअसेसमेंट है तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। तो ये जो टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, ये सेक्शन 150 में मेंशन की गई है, तो सिर्फ इसी के लिए आप रीअसेसमेंट कर सकते हैं आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम अंडर सेक्शन 149। 149 में लिमिट है आपकी 4 ईयर की या 6 ईयर की, और फॉरेन का केस में 16 ईयर्स की लिमिट है हमारी। तो ये केस ला है हमारा। तो अलांसा सन्स लिमिटेड वर्सेस GIC
BCIT 2014। इसमें है रीअसेसमेंट बियॉन्ड 4 ईयर, नॉट वैलिड इफ देयर इज नो फेलियर ऑन पार्ट ऑफ एसएससी। तो ये जो 4 साल के बाद आप रीअसेसमेंट करते हैं मीन्स अप टू 6 ईयर, उसमें दो कंडीशन हैं, आपने किया होगा, हमने किया था लास्ट टाइम। तो दो कंडीशन क्या थी आपकी, एक तो एस्केपमेंट ऑफ इनकम मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए, और दूसरा फेलियर होना चाहिए बाय एसएससी, ओनली देन रीअसेसमेंट इज अलाउड। तो वही इसमें मेंशन किया है। देखिए एसएससी के बिहाफ पर कोई फेलियर नहीं है, उसने फुल इंफॉर्मेशन फैक्ट्स डिस्क्लोज किए थे अपने रिटर्न में, फिर उसकी रीअसेसमेंट नहीं होगी आफ्टर 4 ईयर, वो सिर्फ 4 ईयर तक ही हो सकती है नॉर्मल केस में। तो ऐसे ही है अमरनाथ अग्रवाल वर्सेस सीआईटी 2015 में, तो रीअसेसमेंट बियॉन्ड 4 ईयर, उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो आपकी मिनिमम स्टेटमेंट ऑफ इनकम है वो आपकी 1 लाख होनी चाहिए, तभी रीअसेसमेंट होगी आफ्टर 4 ईयर। तो इस केस लॉ में ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया है कि हमने अमाउंट ऑफ इनकम स्टेट कितनी हुई है वो चेक करना है, मिनिमम 1 लाख होना चाहिए तभी रीअसेसमेंट होगी। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है। अगर भाई री असेसमेंट आपकी नहीं होगी बियॉन्ड 4 ईयर, सपोज एस्केप इनकम 90,000 है, फिर उसकी री असेसमेंट नहीं होगी 4 साल के बाद, आपको 4 ईयर हो सकती है। एनिकल केस लीजिए एच के बिल्ड ऑन लिमिटेड वर्सेज आईटीओ 2011। इसमें है रीअसेसमेंट बाय सक्सेसर, ये है सक्सेसर असेसिंग ऑफिसर ऑन बेसिस ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन। तो देखो फर्स्ट असेसिंग ऑफिसर था, उसने असेसमेंट कर गई एसएससी की, अब सेकंड असेसिंग ऑफिसर आ गया है, तो क्या वो दोबारा से रीअसेसमेंट कर सकते हैं उस एसएससी की, वो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन। अब इसने जो फर्स्ट असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसमेंट कंप्लीट की एसएससी की, उसने जो भी रीजन के इनकम उसने असेस कर दी, अब उसने क्या किया कि इस इनकम को मैं इस तरीके से ट्रीट करूंगा और दोबारा से रीअसेसमेंट होगी, मीन्स उसका सिर्फ ओपिनियन चेंज है, बट देयर इज नो स्टेटमेंट ऑफ इनकम, तो इट इज नॉट अलाउड। ये नहीं है कि हर रोज असेसिंग ऑफिसर चेंज होते रहते हैं, मे बी ईयर बाय ईयर, ठीक है, तो ये नहीं है कि कोई दूसरा आएगा वो दोबारा से रीअसेसमेंट ओपन कर देगा जब एसएससी या कोई फेलियर ही नहीं है, सिर्फ चेंज ऑफ ओपिनियन है, सो गेट इज नॉट अलाउड इन दिस केस। तो पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में।